नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों, व्याकरण अनुवाद विधि में मुख्यतः किस कौशल पर बल दिया जाता है? तो देखिए मित्रों, व्याकरण अनुवाद विधि है, ठीक है। कौन सी विधि है? व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें देखिए मुख्यतः किस कौशल पर बल दिया जाता है ये पूछा है। बोलने पर, लिखने पर, लिखने व पढ़ने पर या पढ़ने व बोलने पर, है ना। कौन से कौशल पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसी को मित्रों कहते हैं भंडारकर विधि, ठीक है। भंडारकर विधि इसी को कहते हैं। और इसका नाम भंडारकर विधि क्यों है? क्योंकि इसका विकास, इसका प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर राम कृष्ण गोपाल भंडारकर ने किया, ठीक है। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी ने इसका प्रतिपादन किया था इस विधि का, इसीलिए इसको भंडारकर विधि भी कहते हैं और व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। यानी कि इसमें व्याकरण का अनुवाद होता है, ठीक है। इसमें प्राथमिक भाषा मित्रों मातृभाषा रहती है। इसमें प्राथमिक भाषा मातृभाषा रहती है और एक दूसरी लक्ष्य भाषा यानी कि जो भी सिखाई जाने वाली भाषा वो रहती है द्वितीय भाषा, ठीक है। अब मातृभाषा से इसमें तुलना करके, है ना, अंतर करके लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है, जो भी हिंदी अंग्रेजी जो भी सिखाना, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा हमेशा द्वितीय जो भाषा इसमें उसका पहले अनुवाद सिखाया जाएगा ना। पहले द्वितीय भाषा का सिखाया जाएगा और बाद में प्रथम भाषा का अनुवाद किया जाता है इसमें। तो इसमें देखिए मुख्यतः बोलने की अपेक्षा किस पे बल दिया जाएगा? लिखने व पढ़ने पर। लिखने व पढ़ने कौशल पर ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि व्याकरण को लिख और पढ़ सकते हैं जिससे समझ में आए, है ना, व्याकरण के अनुवाद को। बाकी दूसरा चौथा पहला विकल्प नहीं होगा मित्रों, ठीक है। जॉन बेफडो ने इस विधि का 18वीं सदी में विरोध किया था उन्होंने। और इसके अलावा व्याकरण अनुवाद विधि को लिखने व पढ़ने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। तो मित्रों, पहला प्रश्न है आपके जहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मूक फिल्म उदाहरण है। मूक फिल्म, है ना, मूक फिल्म उदाहरण किसका है? दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का, उक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, हटा दो। अब देखिए मूक फिल्म कौन सी होती है मित्रों? मूक फिल्म जिसे गूंगी फिल्म भी कह सकते हैं ना। कहने का मतलब जिसमें कोई भी न श्रव्य कह सकते हैं उसको, है ना, जिसमें कोई सी प्रकार की आवाज नहीं आती, है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आती उस फिल्म में, केवल उसमें दृश्य चित्रित सामग्री रहती है मित्रों, है ना। यानी दृश्य सामग्री का मूक फिल्म उदाहरण है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 2 है वहां पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, भाषा शिक्षण की विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भाषा शिक्षण की जो विधियाँ होती है, अपने जो विधियाँ चलती है, जैसे भाषा शिक्षण में गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की, नाटक शिक्षण, है ना, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन है गलत है मित्रों? तो देखिए जो भी शिक्षण विधियाँ वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही कथन है ये। क्यों? क्योंकि देखिए जो शिक्षण विधियाँ होती है, देखिए हमेशा अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो शिक्षा, मनोविज्ञान ले लो, है ना, वो कैसा है मित्रों? शिक्षा कैसी है वर्तमान में? बाल केंद्रित। पहले पूछे कैसी थी? शिक्षा केंद्रित थी, ठीक है, बाल केंद्रित थी। और बालक कैसे सीखेगा? हमेशा करके सीखेगा। वो खुद करेगा तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित होगा, स्थायी ज्ञान मिलेगा ना। तो करके सीखने के सिद्धांत पर शिक्षण विधि आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा, छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने वाली हो, यानी कि छात्रों में मित्रों वांछित परिवर्तन, बिल्कुल उनके शिक्षण में सुधार करे, ऐसी शिक्षण विधियाँ हो। ऐसा नहीं कि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया शिक्षक ने उनको कुछ सिखाने के लिए, उनमें परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, तो शिक्षण विधियों का मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा छात्रों को विषय वस्तु के प्रति प्रेरित करने वाली हो, ये भी सही है। विषय वस्तु के प्रति रुचि जगाने वाली, विषय वस्तु के प्रति प्रेरित करने वाली हो, वो भी भाषा शिक्षण विद्या होनी चाहिए। सत्य कथन है तीनों ना। लेकिन कम समय लेने वाली न हो, कम समय नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा लगना चाहिए, ऐसा कह रहे तो ये चीज़ गलत है ना। इसमें नए नेगेटिव आ गया ना, क्योंकि ज़्यादा समय लेने नहीं। देखिए किसी भी जैसे सब्जेक्ट में शिक्षण विधियों का प्रयोग करें तो पहली बात तो उस सब्जेक्ट का पीरियड एक आएगा, यानी कि उसके लिए पहले तो समय ही कम है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे अब उसको और भी ज़्यादा समय दोगे, ऐसा नहीं है ना। कम समय और कम खर्चीली विधियाँ होनी चाहिए भाषा शिक्षण विधियाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 3 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निगमन विधि के कितने रूप है बताइए आप?
मित्रों निगमन विधि के कितने रूप है, जो निगमन विधि है इसके कितने रूप है, 1 2 3 4। निगमन विधि के बाद बात करूं मित्रों तो आपको बता दूं मैं 6 से 8 में चलती है, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि माना गया इसको। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें नियम पहले दे रखे होते हैं और नियम से फिर उदाहरण सिखाए जाते हैं निगमन विधि, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक विधि बताया गया। 6 से 8 में चलती है, ठीक है। अब इसके कितने रूप हैं? तो मित्रों बात करूं निगमन विधि की, तो निगमन विधि के 2 रूप है। कितने रूप है निगमन विधि के? 2 रूप है मित्रों ना। कौन से? एक है मित्रों सूत्र विधि, है ना, एक तो है सूत्र विधि पहला, और दूसरा है मित्रों पाठ्य पुस्तक विधि। सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। अब देखिए सूत्र विधि में क्या होता है कि सूत्र जो पाठ्य पुस्तक में जो सूत्र वगैरह दिए वो रटवा दिए जाते हैं, नियम वगैरह। पाठ्य पुस्तक में यही होती है, सैद्धांतिक होती है, सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है। पाठ्य पुस्तक जो परिभाषाएं नियम दे रखे वो रटवा दिया जाता है ना, रटन पे ज़्यादा ये प्रक्रिया ये विधि चलती है निगमन विधि, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके 2 रूप है। इसी प्रकार आगमन विधि के याद रखना, प्राथमिक स्तर में होती है, मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। उदाहरण से नियम, सरल से कठिन, ज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है मित्रों। इसके अलावा आगमन विधि की बात करूँ तो उसके भी 2 रूप है, एक सहयोग और दूसरा प्रयोग, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 4 है वहां विकल्प नंबर 2 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के लिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम से बालक का कौन सा विकास नहीं किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने हिंदी के जो कंटिन्यू प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखे हिंदी शिक्षण वीडियो को वो देख लेना, और जो देख रहे हैं उनको पता है पिछली बार मैंने प्रश्न ऐसा लाया था कि अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम से बालक का कौन सा विकास किया जा सकता है। इस बार मैंने प्रश्न को घुमा दिया और लिख दिया कौन सा विकास नहीं किया जा सकता है। किससे? अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम से। अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, रेखीय, साक्ष्य और अवरोही, है ना। रेखीय के जनक कौन है? बीएफ स्किनर। उन्हीं स्किनर को इस अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम का जनक माना जाता है मित्रों, बीएफ स्किनर को, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम की विशेषता, इसमें जो भी विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है ना, छोटे छोटे चरणों में करके सीखा जाता है ना। तो इससे क्या होता है मित्रों, और इसमें क्या होता है, बालक है ना स्वयं अपनी गति से सीखता है ना, स्वयं अपनी गति से सीखता है ना। कहने का मतलब उसे जैसे कुछ पहला प्रश्न दे दिया मित्रों, अब पहला प्रश्न बालक ने जब तक हल नहीं किया तब तक वह दूसरे प्रश्न में नहीं आएगा ना। पहला प्रश्न पहले हल करो, उसके बाद दूसरा करो, फिर तीसरा, ऐसे क्रम से चलता रहेगा ना। यानी कि कहने का मतलब स्वयं अपनी गति से है। अब देखो इसमें किस प्रकार का विकास किया जा सकता है, तो मित्रों इसमें देखो ज्ञानात्मक विकास भी होगा और क्रियात्मक भी होगा, और कोई नहीं ऑप्शन में हटा दी जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, तो ये तो हो जाएंगे, इनको हटा दूं मैं। यहाँ भावात्मक है जो नहीं किया जा सकता, ये शिक्षक के वाचन के समय ही किया जा सकता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 5, जहाँ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, निम्न में से कौन सी विशेषता भाषा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और, कि कौन सी विशेषता है निम्न में से जो भाषा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? भाषा के संदर्भ में कौन सी विशेषता उपयुक्त नहीं है? अब देखिए भाषा की 3 विशेषताएं आ रखी है, एक विशेषता नहीं है। तो देखिए भाषा वाचिक या उच्चरित है, बिल्कुल सही है। भाषा हमेशा क्या होती है, वाचिक या उच्चरित, यानी कि भाषा मुख्य रूप से मित्रों मौखिक है। अगर पूछ लिया भाषा क्या है, मौखिक है या लिखित है या दोनों है या कोई नहीं, तो याद रखना भाषा मुख्य रूप से, आपको बता दूं मैं, मौखिक है ना। एक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हुए थे, हिंदी शिक्षण विधि पढ़ोगे तो तब उन विद्वान ने कहा था, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, कि भाषा का मूल आधार ध्वनि है। उन्होंने क्या बताया कि भाषा का मूल आधार ध्वनि है, यानी कि मौखिक है, वही भाषा है। तो ये कथन सही है, ये विशेषता होती है। फिर है कि भाषा समाज सापेक्ष प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, भाषा समाज सापेक्ष प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि भाषा हमेशा अर्जित होती है, न कि जन्मजात, ये याद रख लेना। जन्मजात भाषा को बताया था केवल एक ही विद्वान ने, और उस विद्वान का नाम भी बता देता हूँ, वो था मित्रों चॉम्स्की, नोआम चॉम्स्की भाषाविद था, जिसने बताया था कि भाषा जन्मजात होती है, बाकी सबने अर्जित बताया, और फिर भाषा को अर्जित माना गया। कि भाषा हमेशा सीखी जाती है, बच्चा अपने से बड़ों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ सीखता है, यानी समाज सापेक्ष प्रक्रिया है।
भाषा अस्थायी व परिवर्तनशील होती है, तो ये भी कथन सही है। भाषा एक सी थोड़ी ना रहती है, अस्थायी रहती है, स्थायी नहीं रहती, और ये अस्थायी मतलब परिवर्तनशील, बदलती रहती है, सही है। लेकिन भाषा वैयक्तिक होती है, ये कथन गलत है। व्यक्ति कहाँ से रहेगी, यहाँ लिखा है समाज सापेक्ष, यानी समाज से सीख रहे हो आप, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित भाषा नहीं है मित्रों। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या जो आपके 6 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। एक शानदार अति उत्तम प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए इसको, और बहुत से बालक इसका उत्तर गलत करेंगे कि मॉरिसन ने इकाई विधि के कितने पद बताए। मॉरिसन ने इकाई विधि दी थी पहली बार, कब दी थी, 1926 1926 में। तब उसने इनके कितने पद बताए, ये याद रखना, 5, 2, 6 या 4। तो मित्रों इसके बताए थे मॉरिसन ने इकाई विधि के 5 पद। कितने बताए, 5 पद। पहला पद बताया मित्रों पूर्व ज्ञान। पहला कौन सा बताया उन्होंने, पूर्व ज्ञान। दूसरा बताया मित्रों प्रस्तुतिकरण। पूर्व ज्ञान के बाद उन्होंने बताया प्रस्तुतिकरण। तीसरा उन्होंने बताया आत्मीकरण। पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण। चौथा बताया मित्रों संगठन। और पांचवा उन्होंने बताया था मित्रों अभिव्यक्ति। इधर लिख देता हूं, ठीक है। ये 5 पद या सोपान बताए थे किसने, मॉरिसन ने इकाई विधि की। पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और अभिव्यक्ति, ठीक है। अब इन 5 की विशेषता क्या है वो मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छी तरह, पेन चेंज करके, ठीक है। देखिए पहला है मित्रों कौन सा, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में यह बताया कि जो शिक्षक होता है इकाई विधि अपनाता है, शिक्षक को बालक का पूर्व ज्ञान होना जरूरी है। हो गया समाप्त। बालक का पूर्व ज्ञान क्या है वो होना जरूरी, क्यों, क्योंकि उसी से संबंधित फिर प्रश्न पूछेगा, नवीन ज्ञान अर्जित करवाएगा बालक को। तो पूर्व ज्ञान होना जरूरी एक शिक्षक को, हो गया। प्रस्तुतिकरण क्या होता है मित्रों, प्रस्तुतिकरण में ही जो शिक्षक है वो बालक को क्या करेगा, नवीन ज्ञान अर्जित करवाएगा, प्रस्तुत कर देगा, ठीक है। हो गया, कोई समस्या नहीं है। तीसरा है आत्मीकरण, यानी कि जो भी शिक्षक ने नवीन ज्ञान अर्जित करवाया उसे आत्मीकरण कर लिया, उसे ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया किन्होंने, छात्रों ने, ठीक है। शिक्षक पूर्व ज्ञान अर्जित कर, पूर्व ज्ञान जानेगा, पहले पूर्व ज्ञान क्या है उससे संबंधित नवीन ज्ञान इसमें देगा प्रस्तुतिकरण में, फिर जो भी चीज़ दी उसको आत्मसात कर लिया, आत्मीकरण। संगठन, यानी कि जो भी सीखा, यानी जो भी आत्मीकरण करा, एक एक स्टेप बस संबंधित से सभी सारे एक से दूसरा कन्वर्ट हो रहा है ना। संगठन, संगठन में क्या है कि जो भी आत्मीकरण किया, जो भी आत्मसात किया, उसको लिखित रूप में तार्किक और बोधगम्य छात्र बनाता है, यानी कि उसको समझता है, उसको अपने मस्तिष्क में संचित रखता है। और पांचवा जाता है मित्रों अभिव्यक्ति। क्या जाता है, अभिव्यक्ति। इसमें क्या होता है कि जो भी उन्होंने नवीन ज्ञान सीखा, जो भी तार्किक व बोधगम्य रूप में लिखा, उस चीज को फिर शिक्षक अलग अलग तरीकों से बार बार आवृत्ति करवाता है, बार बार दोहरान करवाता है छात्रों से, वो हो जाती है अभिव्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो आपके 7 है दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 7 है वहां विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के लिए। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या है। पाठ्य वस्तु, कोई भी पाठ्य वस्तु उसको भाव के साथ में, भावपूर्ण पढ़ रहे हो, भावों के साथ में पढ़ रहे हो ना, भाव मतलब उसको समझ रहे हो, तो ये क्या पठन का एकमात्र आदर्श रूप नहीं है, पढ़ने का एकमात्र आदर्श रूप नहीं है। पठन की पहली व अनिवार्य शर्त है, तो ये भी कोई गुण नहीं है कि पहली व अनिवार्य शर्त नहीं है, अनिवार्य नहीं है। और केवल तो नेगेटिव सुविधा घटा है, केवल कविताओं पर, तो कविताओं का ही भावपूर्ण पठन कर सकते, ये भी गलत चीज़ है ना भाई। भावपूर्ण क्या होता है, जो भी पढ़ रहे हो उसको समझो, यानी कि अर्थ को समझने में मदद कर देता है, ये कथन सही है। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, पठन किसे कहते हैं, पठन कौशल आपने पढ़ा, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझ रहे हैं। जैसे हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, अब ये तो आप भी पढ़ सकते किताब, लेकिन मैं इसका क्या कर रहा हूँ, भावपूर्ण पाठन करवा रहा हूँ आपको, आपको अर्थ समझा रहा हूँ मैं ना, तो अर्थ को समझने में मदद करेगा, वो भावपूर्ण पठन है ना। तो वो केवल कविता पर लागू नहीं होता, वो अन्य निबंध वगैरह उन पर भी लागू होता है, किसी भी रचना बना। तीसरा विकल्प हट गया, चौथा हट गया, पहला भी हट गया ना, दूसरा विकल्प यहाँ पे मित्रों सही हो जाता है कि अर्थ को समझने में मदद करता है, ये पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन कहलाएगा। विकल्प 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, निम्न में से कौन सी एक पठन की विधि नहीं। अच्छा प्रश्न है।
कौन सी एक पठन कौशल की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि पठन की विधि है। इसमें एक समान ध्वनि वाले शब्द सिखाए जाते हैं, जैसे रेल, जेल, बेल, खेल, मेल, है ना, तेल, जो भी है, ये एक समान ध्वनि वाले शब्द सिखाए जाते हैं, ये पठन की विधि है। देखो और कहो विधि मुख्य रूप से शब्द से संबंधित, याद रखना। अगर पूछ लिया इसमें किस पे बल दिया गया, देखो और कहो विधि शब्द पे, सही है। शामपट पर शिक्षक शब्द को लिख देता है, उन शब्दों को छात्रों को कहता है इसको देखो और बोलो कि ये क्या लिखा हुआ है ना। शब्द से संबंधित विधि, तो ये भी पठन की विधि है। और समवेत पाठ विधि भी पठन की, आ गया ना नाम, पाठ विधि। यानी कि इसमें क्या करता है संवेद पाठ, संवेद का अर्थ समूह होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है शिक्षक किसी भी चीज को पहले पाठ्य वस्तु को भावपूर्ण तरीके से पढ़ता है, फिर समूह में छात्रों से आवृत्ति करवाता, तो ये भी क्या है, ये भी पठन की विधि है। लेकिन अनुकरण विधि बात करूं, अभी सीटेट जो पिछला हुआ था उसमें प्रश्न आया था अनुकरण विधि किससे संबंधित है, तो ये लेखन कौशल से है मित्रों ना, जिसमें उच्चारण कौशल, मौखिक अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और लिखित अनुकरण, ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से अनुकरण होते हैं। ये लेखन से संबंधित है, पठन की विधि नहीं है। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 मित्रों, जहां पे विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 है, मौन वाचन के लिए कितनी विधियां प्रयुक्त की जाती है? जो मौन वाचन है, यानी कि लिखित पाठ्य वस्तु को बिना कोई आवाज किए मन ही मन में नेत्र और मस्तिष्क की सहायता से अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, यह कहलाता है मौन वाचन। तो इसके लिए कितनी विधियां प्रयुक्त की जाती है? 1, 2, 3, 4। एक से स्वर वाचन होता है, स्वर के साथ पढ़ना, जिसमें लय, गति, यति, बलाघात, अनुतान, स्वराघात, इनका ध्यान रखा जाता है। उसके अनेक विधियां हैं, लेकिन मौन वाचन की मित्रों एक ही विधि है। मौन वाचन करने की केवल एक विधि है, और वो विधि का नाम है मित्रों स्वाध्याय विधि। कौन सा है? स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि यानी कि स्व अध्याय करके, और उसमें स्व अध्याय किया जाता है। मौन वाचन का बालक ही तो अध्ययन करता है, इसमें ऐसा नहीं कि शिक्षक को पता नहीं चलता है कि शब्द का क्या उच्चारण किया ना, ये थोड़ी सी इसकी दोष बताया जाता है ना। तो स्वाध्याय विधि एक विधि है मौन वाचन की, ठीक है, जिसमें भाषा, शैली, साहित्य विधा पढ़ी जाती है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 में मित्रों विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 देखिए, अच्छा प्रश्न है, प्ले वे सजेशंस पुस्तक के रचनाकार कौन है? देखिए मित्रों, प्ले वे जो सजेशंस पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बात, इस पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक के रचनाकार कौन है? हेनरी कुक, फ्रोबेल, डब्ल्यू.एम. रायबर्न, मैडम मारिया। मुझे पता है सबसे ज़्यादा इस प्रश्न को लोग गलत करेंगे ना। फ्रोबेल ने तो किंडरगार्टन विधि दी थी, ठीक है। मैडम मारिया ने मोंटेसरी विधि दी थी, इसको भी हटा दिया जाता है। आप सबसे ज़्यादा देखिए 80% लोग बताएंगे हेनरी कुक, लेकिन हेनरी कुक की जो पुस्तक थी मित्रों, याद रखना, प्ले वे थी, वो केवल प्ले वे। लेकिन प्ले वे सजेशंस ये पुस्तक किसकी थी? ये थी मित्रों डब्ल्यू.एम. रायबर्न ने। ये वही रायबर्न थे जिन्होंने कहा कक्षा 6 से व्याकरण की शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए ना, करनी चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यू.एम. रायबर्न ने प्ले वे सजेशंस लिखे, यानी कि इसमें इन्होंने खेल संबंधी सुझाव दिए हैं, और खेल खेल में इन्होंने जैसे शब्द की रचना करना, वर्ण की रचना करना ना, ये इन्होंने चीज़ें खेल खेल में सिखाई है, इन्होंने बताई है इस पुस्तक में, जो प्ले वे सजेशंस है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 11वां है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर आपके 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में। प्रश्न संख्या 12वां है, अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम है कि अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम, अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था इसी संबंधित, है ना। तो अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक प्रश्न आ सकता है यहाँ पे जरूर हिंदी शिक्षण वीडियो में। अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम की बात करूँ मित्रों, तो देखिए कक्षा कक्ष अधिगम है, शिक्षक केंद्रित है, विषय केंद्रित है, स्व अधिगम। तो देखिए ना कक्षा कक्ष है ना ये शिक्षक केंद्रित, इसमें शिक्षक तो केवल मार्गदर्शक के रूप में ही रहता है, वो प्रश्न या विषय वस्तु है बालक के सामने रखता है कि भाई इस पे काम करो ना। विषय केंद्रित नहीं है मित्रों, ये है स्व अधिगम, ठीक है। ये क्या है मित्रों? स्व अधिगम है, यानी कि बालक इसमें स्वयं अपनी ही गति से सीखता है। मैंने बताया था इसी वीडियो में एक प्रश्न है पहले, है ना, अभिकर्म अनुदेशन का, उसमें मैंने बताया कि बालक स्वयं अपनी गति से ही सीखता है ना। जो प्रश्न हल कर दिया, जैसे जैसे हल करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, अपनी गति से ही सीखता है ना, उसकी कोई भी किसी भी प्रकार से शिक्षक सहायता नहीं करता है, इसलिए ये स्व अधिगम कहलाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 12वां है, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें में।
एक कुशल शिक्षकों की वाणी में कौन सा गुण होना चाहिए, जानना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा प्रश्न है, कुशल शिक्षकों की वाणी में कौन सा गुण होना जरूरी, कौन सा गुण होना चाहिए। तो बता दूं, एक कुशल शिक्षकों की वाणी में कुल मिला के 6 गुण होना चाहिए। ठीक है, कुल 6 गुण होना चाहिए। पद विभाजन करना बिल्कुल सही है। शब्दों के टुकड़े करके बालकों को अर्थ समझाएं, ये भी बिल्कुल सही है। वाक्य बहुत लंबा आ रखा है ना, उसके शब्दों का अर्थ कहे, फिर शब्दों के टुकड़े करके वर्णों का समझाए, है ना। शिक्षक ऐसा होना चाहिए ना, पद विभाजन करे, ये गुण होना चाहिए। मधुरता बिल्कुल से, इसकी वाणी में मिठास होनी चाहिए ना, मधुरता होनी चाहिए। स्पष्ट अर्थ की समता, ये भी सही है। स्पष्ट अर्थ किसी भी चीज़ का, या काठिन्य निवारण ले लूँ मैं ना, किसी भी चीज़ को समझाना है तो उसमें स्पष्ट अर्थ की समता होनी चाहिए उस शिक्षक में ना, यानी उपयुक्त सभी गुण हैं। इसके अलावा जैसे उसमें लय, ताल, है ना, बलागात या स्वरागात, ये गुण होना चाहिए। एक लय का होना चाहिए। 3 तो ये हो गए पद विभाजन, मधुरता, स्पष्ट अर्थ की क्षमता, एक हो गया लय का, 5 हो जाएगा बलागात, या जिसे कहूँ मैं स्वरागात आ जाएगा इसमें। ठीक है, स्वरागात। और एक हो जाएगा मित्रों धैर्य रखने वाला। ठीक है, ये कुशल शिक्षक की वाणी के 6 गुण माने गए हैं। प्रश्न संख्या 13वां अच्छा प्रश्न है मित्रों, जहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, अच्छा प्रश्न है एक और। जो उपचारात्मक शिक्षण है मित्रों ना, जानते हो क्या इसका उद्देश्य क्या है। छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, त्रुटियों, कमजोरियों, है ना, कठिनाइयों का पता लगाना, ये तो होता है नैदानिक परीक्षण, यानी निदानात्मक परीक्षण होता है ये तो। ठीक है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न, वो तो कब करोगे, जब उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, शिक्षण में सुधार आएगा तो विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी। छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना, प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना, है ना, यानी कि ज्ञानार्जन परीक्षण, या जिसे कहूँ निष्पत्ति परीक्षण, या जिसे कहूँ उपलब्धि परीक्षण, वो हो जाएगा। तो ये विकल्प भी हट गया, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों विकल्प हट गए, यहाँ चौथा सही हो जाता है। छात्रों का जो भी पिछड़ापन है, जो भी त्रुटियां हैं, उनको क्या करना, दूर करना, उनका निवारण करना, वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है मित्रों, है ना, यही है। तो इस प्रकार दोस्तों विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 14 में। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की ओर। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, बहुभाषिक कक्षा है यानी बहुत सी भाषाएं बोलने वाले छात्र बैठे हैं कक्षा में, वहां आप मातृभाषा प्रयोग को एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे, स्वीकार किया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए। तो देखिए बहुभाषिक कक्षा है तो वहाँ मातृभाषा को हम अनदेखा नहीं कर सकते, अधिक महत्व नहीं दे सकते, तो फिर 2 विकल्प बचे, स्वीकार करें या अस्वीकार। जब ये 2 विकल्प है तो इसका मतलब अस्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी गलत है, वहाँ पे हमें स्वीकार करना होगा। बहुभाषिक कक्षा में जो उनकी लक्ष्य भाषा है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग स्टेट के, है ना, बालक बैठे हैं, अलग अलग भाषाएं क्षेत्र से आए हुए बालक बैठे हैं कक्षा में, वो अपने अपने क्षेत्र की बोलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, मातृभाषा का प्रयोग करके फिर लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। तो मातृभाषा प्रयोग को वहाँ पे स्वीकार बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि सीधे ही बिना मातृभाषा प्रयोग के तो फिर लक्ष्य भाषा सीखेंगे ही नहीं बालक, है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो आपके 15वां है, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हिंदी शिक्षण विधियों, हिंदी टीचिंग मेथड्स के 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपके। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।